अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शाम के टाइम मिट्टू को शायद शदीद गर्मी लगी और वाकई कराची में गर्मी हो गई है और इनके सामने मिट्टी का प्याला रखा हुआ होता है जिसमें पानी है। चूंज की मदद से अपने परों को साफ़ करते ही बड़ा खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बना के आ जाता है हमारे पास और फिर कांपना शुरू हो जाता है। ये हमारे तोते इसी तरीके से नहाते हैं या फिर हम वाटर स्प्रे की मदद से इनके ऊपर पानी का छिड़काव कर देते हैं तो ये उसी से खुश हो जाते हैं। अच्छा जनाब, इस कुर्ती के ऊपर हम लोगों ने दी एंड किया था तब जब मैंने ड्रेसिंग मैनिया के ऊपर नेक लाइन की वीडियो शेयर की थी। इसके बाद मैंने इसे तय करके उठा दिया था। ए जड़ा तानू कड़े जो निकलिया कपड़ा नज़र आन दिया था, यानी वट्टो वट्टी होया है, ये इसी वजह से था कि मैंने इसे पैक कर दिया था। मुझे अंदेशा था कहीं होते ही है ना कपड़ों के ऊपर जो कीड़ा लग जाता है वैसा कुछ ख़राब ना हो जाए। एनीवेज़, गले के ऊपर आज संडे का दिन था। सुबह सुबह उठने के बाद मैंने इससे बैक साइड से तुरपाई किया है और तुरपाई करने के बाद मैंने एक चीज़ का लिहाज रखा है कि कहीं ना कहीं किसी किस्म का कोई खिंचाव ना हो, कहीं ऐसा ना हो तुरपाई की मदद से धागा खिंच जाए, या फिर मैंने एम्ब्रॉयडरी से बाहर करके कपड़े को फोल्ड करने की कोशिश नहीं की है। बॉटम के ऊपर जो कपड़ा हम लोगों ने गले का बैक साइड पे पलटा था और गले को बंद करने के लिए जो कपड़ा लगाया था उसे मैं ओवरलॉक कर दूँगी। वो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि कढ़ाई के नीचे रह जाएगा। उसे डबल फोल्ड करके मैंने नीचे तुरपाई करने की कोशिश की ना तो वो फिर बहुत ही मोटा बदनुमा भद्दा सा लगेगा और फिर ऊपर से इस्त्री करो तो अलहदा से उसके ऊपर शाइन आना शुरू हो जाती है। आपको पता ही है ना लीलन नुमा कपड़े किस तरह के होते हैं। बहरहाल जी, गला हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था और इसके बाद मुझे इसे बैक के शोल्डर से अटैच करना था। अक्सर बहनें कहती हैं कि जब हम बैक के शोल्डर से फ्रंट के नेक लाइन को इस तरीके से अटैच करते हैं या तो गले में खिंचाव आ जाता है या गले में झोल आ जाता है। मेरे केस में ऐसा नहीं होता। आज मैंने छोटी छोटी सी टिप्स आप लोगों को देनी है, लेकिन एक चीज़ का मैंने ख्याल रखा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और बहुत ज़्यादा मैं शदीद किस्म का ना बोलूँ कुछ बहनें मेरे बोलने से बड़ा ही कोई इतराज़ कर जाती हैं, वो इक्का दुक्का होती हैं। तो चलें जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको जब कटिंग कर रही थी इस कुर्ती की बताया था कि शोल्डर का मैं 1/2 इंच का मार्जिन स्ट्रेट रखने के बाद वो जो आगे की तरफ गहराई वाला हिस्सा होता है उसे बाद में कट करती हूँ। ये देखिए, ये जो ½ इंच का या पौन इंच का जितना अपने सिलाई का मार्जिन रखना होता है ना उसके हिसाब से यहाँ तक स्ट्रेट रहने देती हूँ। वो फिर फ्रंट और बैक का इक्वल हो जाता है क्योंकि बैक का तो आपको पता है ना स्ट्रेट ही कट रहा होता है, वो तो सेंटर वाले हिस्से से कहीं जाके उसकी गुलाई आना शुरू होती है। तो अगर आप इस चीज़ का लिहाज रखेंगी तो आपके नेक लाइन के ऊपर शोल्डर की तरफ खिंचाव नहीं होगा। अक्सर मैंने गर्ल्स को ये पहने हुए ड्रेसेस भी देखा है तो उनके नेक लाइन पतली से पतली भी कोई लड़की होती है ना तो मेरी नज़र से ड्रेसेस बहुत गुजरते हैं। और देखें, जिस बंदे ने जो काम करना होता है ना वही नज़र में ज़्यादा रहता है। बहरहाल जी, यहाँ पे मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया था। फिर इसके बाद इसे यूँ तो रोड के बैक नेक लाइन की कटिंग करने जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था बैक नेक लाइन के ऊपर बुकरम वाला नेक लाइन बना लेती हूँ, फिर मैं क्या कि फ्रंट तक नहीं लाया तो बैक तक आधी ज़रूरत है तो बैक पे भी मैंने उर्रे पट्टी लगाने का ही सोचा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बैक का नेक लाइन ज़्यादा डीप नहीं रखूँगी, कोई 1.5 इंच, और जो साइड वाला मार्जिन है वहाँ पे मैंने ½ इंच का मार्जिन छोड़ा है क्योंकि उर्रे पट्टी हम लोगों ने उसके ऊपर लगानी है। अच्छा, मुझे गले में क्यों खराश रहती है क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो अपने ऊपर मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ होता है और गला मेरा नीचे की तरफ यानी मुंह मेरा नीचे की तरफ होता है तो वो ऐसा लगता है मेरा दम घुट रहा है। अदरवाइज़ मुझे हर वक्त कोई इतनी परेशानी नहीं रहती है। तो एक दो बहनों ने ये भी कहा था कि हम आपको सजेस्ट करते हैं अच्छे तरीके से कि आप थोड़ा कम बोल लिया करें, लेकिन म्यूज़िक को मैं नहीं लगा सकती अपनी वीडियो में, मुझे ख़ुद नहीं अच्छा लगता, फिर कहाँ से म्यूज़िक ढूंढने की अलहदा से ज़िम्मेदारी ले लूँ। अच्छा, अब बारी आती थी कि बैक नेक लाइन के ऊपर मैंने उरेप, आय हाय ये मेरी इस्त्री को क्या हो गया, मेरी इस्त्री का जो बटन है ना जिसके अंदर से हम स्टीम प्रेस करते हैं वो अगर एक्स्ट्रा दब जाए ना तो पानी अगले वाले हिस्से में आके रुक जाता है और उसको मैं खड़ा कर दूँ तो वो बेचारी पानी होल्ड किए रहती है। जैसे ही नेक्स्ट टाइम उसे मैं इस्त्री चलाती हूँ वो सारे का सारा पानी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बटन दब के आगे की तरफ आ चुका होता है तो फिर वो पूरे कपड़े को गीला कर देता है। अच्छा जनाब, अब हम बैक नेक लाइन को देखने जा रहे हैं। तो बैक नेक लाइन बनाना है जब भी उरेप पट्टी जो होती है ना वो पूरी की पूरी उरेप पट्टी एक चकोर कपड़े से निकलनी चाहिए। आप ही के सामने मैंने कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड किया है कि वो एक चकोर सा डब्बा बना था, क्रीज़ तो बनी है। और यहाँ पे देखें कि बाजू चौड़ी रखने का यही नुकसान है कि कोई भी हम काम कर रहे होते हैं उस काम में अटकता है। जैसे कि स्कूल में मैं काम कर रही होती हूँ तो बच्चों की कॉपी लटक के साथ आ जाती है, पेंसिल लटक के साथ आ जाती है। फिर इस वजह से ना मैंने कोशिश की है कि बाजू अब
फ्रंट से मैंने ज़्यादा चौड़े नहीं रखने हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ये पट्टी जो हम इस्तेमाल करेंगे वो टोटली उरेब होनी चाहिए, यानी कि चकोर पीस का सेंटर क्रॉस वाला हिस्सा। अच्छा, जब मैं उरेब पट्टी कट करती हूँ ना, तो सबसे पहले ये जो इसकी कान निकले हुए होते हैं, यार मुझे लग रहा था थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ पे जो कान निकले होते हैं ना, इसे मैं सीधा कर देती हूँ ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं कोई अनोखी चीज़ प्रेस कर रही हूँ, मुझे लगे कि मैं सीधा ही कपड़ा प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, ये जो 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी मैं निकालती हूँ अमूमन, इसका मैं समझें तो 1/4 हिस्सा पहले फ़ोल्ड कर लिया करती हूँ। 1/4 हिस्सा 1 इंच का 1/4 पोर्शन होता है, और फिर इसे दूसरी तरफ से मैं ज़रूर आयरन करती हूँ ताकि ये सिमट जाए। अब मैं उरेब पट्टी के ऊपर भी ग्लू लगा के आपको बताऊँ तो कितने नफलों का सवाब है मुझे कि उरेब पट्टी पे ग्लू लगा ली, वो तो स्टिफ़ हो गई ना, उसने तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखनी ही नहीं है। तो कुछ चीज़ों के ऊपर ग्लू काम करती है, कुछ चीज़ों के ऊपर ग्लू काम नहीं करती है। तो अब दूसरे हिस्से को जब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो जो पहला हिस्सा हमने फ़ोल्ड किया है उससे समझें तो 1 इंच के 2 पॉइंट ऊपर रख के मैं करती हूँ। तो ये जो उरेब पट्टी है ये तो आधे इंच की तैयार हो जाए, या तो आधे इंच से 2 पॉइंट कम की तैयार हो जाए, तो ही खूबसूरती आती है इसमें, इससे ज़्यादा में खूबसूरती नहीं आती है। अब हमने क्या करना है, बैक के अच्छा, मैंने एक चीज़ का और देखा था कि यहाँ पे जो शोल्डर जब मैंने स्टिच कर लिया था, सिलाई का मार्जिन मैंने बैक की तरफ कर लिया था, और उससे पहले मैंने ओवरलॉक भी कर लिया है। अब ये देखें, जो हिस्सा बाद में मैंने फ़ोल्ड किया ना उरेब पट्टी का, उसको मैं स्टिच करूँगी कमीज़ के इस वाले हिस्से से। अच्छा, इसको मैं यूँ खोल के क्यों नहीं स्टिच करती हूँ, इसकी वजह ये होती है कि ये जैसे गला मेरे पास है, ये जो हमारे पास कढ़ाई आई है और शोल्डर की तरफ कढ़ाई दबी है, तो ऐसा करने से ये वाली पट्टी खिसक जाएगी और एग्जैक्ट वो शेप नहीं आएगी जो हमें चाहिए। अच्छा, अब मैं जो उरेब पट्टी है उसका आधा इंच या 1/4 इंच पीछे की तरफ बढ़ा के, जितना सिलाई का मार्जिन है आपको मैंने मार्क करके दिखा दिया है, उस हिसाब से मैंने इस पर सिलाई लगानी है। अब उरेब पट्टी में चूँकि लचक होती है, तो ये मेरी लाइट क्यों नहीं टिक रही, लचक को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, जब भी आपने कहीं गहराई पे, ज़रूरी नहीं है कि मैं बैक नेक लाइन पे ही बता रही हूँ तो आपने वहीं काम करना है, जब भी हमने गहराई पे काम करना है, यानी खड्डे के अंदर जाना है तो उसके अंदर हम लोगों ने उरेब पट्टी को थोड़ा सा खींच के रखना है, और जब थोड़ा सा आपको लगे कि बॉटम पे आके स्ट्रेट हो गया तो खिंचान इसकी रोक दें। नेक लाइन जो कुर्ती का मेन है उसको आपने कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, लेकिन उरेब पट्टी को आप लोगों ने थोड़ा सा खींचना है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप गला यहाँ वाइंड अप करेंगी तो जो फ्रंट की तरफ नेक लाइन है उसके साथ साथ उरेब पट्टी रखिएगा। अच्छा, मुझे ना, मैं लाइट बार बार इसलिए एडजस्ट करी थी, इतना डार्क कलर था, मुझे समझ ही ना आई कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कहाँ ख़त्म, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह सिलाई बिल्कुल एग्जैक्ट और प्रॉपर आई है। अब जो इसके अंदर वाला हिस्सा है ना, ये जिसमें आपने पट्टी लगाई है, ये 2 हिस्से जो है इसमें छोटे छोटे कट्स ज़रूर लगा लीजिएगा बैक की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आके ना मुझे ऐसा लग रहा था बॉबिन नीचे की तरफ से धागा बड़ा टाइट हो रहा है, और देन आई रियलाइज्ड कि ये इसके अंदर धागा स्टक हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि धागा निकाल के इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। दूसरा, आप देखें कि बहुत ज़्यादा ऑयल इस बॉबिन के ऊपर आया हुआ है, इसकी वजह यह है कि 1 हफ़्ता हो गया मैंने मशीन के ऊपर कोई काम नहीं किया, और दूसरा, गर्मी के मौसम में आप भले ये वाला तेल आपके कपड़ों पे लग के वैसे कलाहट नहीं डालता, जैसे कि दूसरी मशीन मैं पहले इस्तेमाल किया करती थी उसके ऊपर कलाहट डाला करता था, तो इसका ड्रॉप ऑयल आता रहता है बॉबिन तक, आप मशीन चलाओ ना चलाओ, ठीक है, उसको आप, या फिर आप पहली दफ़ा मशीन चलाओ तो वो एक स्पीड के साथ आ जाता है। तो अब जनाब, बॉबिन केस को मैंने साफ़ कर लिया था, फिरकी की डब्बी को, और बॉबिन को मैंने भर लिया, पहले ही भरा हुआ था, वो बस मैंने धागा दिखाया आपको कि कैसे कैसे टाइटिन हो सकता है। अब मैंने बॉबिन नीचे की तरफ रखी है बॉबिन केस के साथ, और ये जो प्रेशर फुट है इसका नी लिफ्टर होता है, घुटने से उठाने वाला भी प्रेशर फुट वाला लिफ्टर होता है, जो बहनें नहीं जानती हैं उनको मैं बता रही हूँ। ये इंडस्ट्रियल मशीन है जो आपने अक्सर टेलर्स के पास देखी होगी, या फिर आपने वो आपने ऐसी इंडस्ट्री तो देखी होगी ना टेलीविज़न पर भी, या नहीं तो यूट्यूब पे भी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट कलर की बड़ी बड़ी मशीनें, वो इंडस्ट्रियल मशीनें होती हैं, जिसे आप जोकी की बड़ी वाली मशीन कहते हो, जो कि एक मल्टी स्टिचेस मशीन भी होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत सारी बातें हो गई है तो इसी दौरान हमारा गला तैयार हो गया हुआ था, इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दिए थे। अब मैं एक तरफ से इसे पकड़ती हूँ और फिर इसको हल्का हल्का, जो मेरी उरेब पट्टी है उसको खींचती हूँ, गले को नहीं खींचती हूँ। ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। और अगर तो आपने बुकरम वाला नेकलाइन बनाना है तो फिर तो वारे ही नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, मैं बुकरम वाले नेकलाइन बनाने में भी काफ़ी तगोदो लगती है।
मैं पूरे ड्रेस में ज़्यादा फोकस रखती हूँ कि मेरा नेक लाइन शदीद किस्म का साफ़ सुथरा हो और उसके ऊपर जितनी ज़्यादा आयरनिंग हो जाए, जितना ज़्यादा वो साइड की फ़िटिंग करने से पहले ही फ्रंट एंड बैक बन जाए, तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती है। जिस तरीके से पूरा सूट स्टिच करने में मैं शलवार या ट्राउज़र स्टिच कर लूँ, मैं समझती हूँ सूट स्टिच हो गया। मुझे सूट में स्टिचिंग में सबसे मुश्किल शलवार स्टिचिंग करना लगती है, हालांकि सबसे सौखा सीधा सीधा काम है, लेकिन बस क्या करूँ, होती है हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी चीज़। तो चलें, यहाँ पे हमने इस उरेप को दोनों तरफ से देख लिया था। फिर इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कोना सा निकला हुआ है, कहीं से हम ज़्यादा रख देते हैं, कहीं से कम, इसको यूँ फुल्लड करके और सुई धागा। अच्छा, ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा था, इसने मुझे तुरपाई करने में थोड़ा सा हार्ड टाइम दिया है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ये है वो वैक्स, बी वैक्स है, इसे मैंने दराज से ऑर्डर किया था। अक्सर मैंने मुझसे कहती है लिंक्स तो 2 साल पहले मंगवाई हुई चीज़ों की मैं लिंक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। दराज की वेबसाइट बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, इवन कि मैं टीमो भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरी अब कोशिश होती है जितनी चीज़ें मेरे पास हैं मैं उसी को इस्तेमाल कर लूँ, तो वड्डी गल इसके अंदर से ये मिलती है। और बी वैक्स आपको वैसे भी यहाँ पाकिस्तान से भी मिल जाती है, किसी एक्स्ट्रा डब्बी में भी रख के कर सकती है, ज़रूरी थोड़ी इतनी फैंसी चीज़ें हों। इसका क्या फ़ायदा है कि मैंने ना इसके फ्रंट नेकलाइन पे जब तुरपाई की तो बार बार धागा जो है ना वो गोलू मोलू हो के, तो पंजाबी च कही दा गुंजला खाई जाए। मैंने कहा शाबाश, आज तो मेरी शामत आई हुई। एक तो कलर डार्क, ऊपर से फिर धागे इस तरह चुड़र मुड़र होना तो और ज़्यादा इंसान का दुख होता है कि करण की डैया में। और इस सूट में बहुत ज़्यादा तुरपाइयाँ हैं, चौक दामन भी इवन के इसके तुरपाई हुए हैं, और मुझे ये साथ साथ कंप्लीट करने हैं तुरपाई। अच्छा, ये सूट मैं आपको दिखा दूँगी लास्ट में, इसके दुपट्टे को टाई डाई कराना है, और जैसे जैसे ड्रेसेस कंप्लीट होते हैं मुझे इनको पैक करना है, क्योंकि अब ये डिस्पैच करने हैं, जिनके ड्रेसेस हैं उनको मुझे भिजवाने भी हैं। बड़ा लंबा, बीच बीच में काफ़ी सारे ड्रेसेस स्टिच होकर चले भी गए हैं 1 साल के अंदर, लेकिन ये कुछ बाकी हैं और मुझे नहीं पता आखिरी दम तक कितने आते रहेंगे, बड़ी ईद से पहले मुझे ये भेजने ही भेजने हैं। अच्छा जी, अब मैं इसकी तुरपाइयाँ कर लूँ। वो वैक्स मैंने इसलिए लगाई थी, बता दूँ, बात अधूरी रह गई है, ताकि यहाँ ये वाले हिस्से में धागा चुड़ड़ मुड़ड़ ना हो, यानी वो बल खा के तो एक गिरा सी लग जाती है, वो ना हो। जब गला मेरा कंप्लीट हो गया, इसे फ्रंट एंड बैक से मैंने अच्छे से आयरन किया, और फिर इसे मैंने शोल्डर को भी क्रीज़ बनाया, फिर मैंने साइड की फ़िटिंग किया है। ये मेरा तरीक़ाकार होता है गला बनाने का। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि मैं मतलब गले हिला के चीज़ें सुटदा, बहुत कम ऐसा होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगले 1.5-2 महीने तक, यानी ईद से 10 दिन पहले तक मेरा कोई सूट अपना नहीं स्टिच होना, वरना मैंने पेनल्टी पै जानी है। यानी कि मैं अभी तक अपने ही ड्रेसेस स्टिच करती थी, जो स्टिच करती थी वो भी नहीं मेरे पास रहते थे, बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं रहते थे, कम ऐसे होते हैं जो मैं ख़ुद भी वेयर करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। तो बहरहाल जी, अब भी यहाँ पे इसको कर देते हैं कंप्लीट। और हाँ, मुझे अभी क्यों टाइम मिला, क्योंकि अभी भाई की फैमिली यहीं पे ही है, वो पंजाब साइड पे घूमने गए हुए, वो गए तो मैं थैली खोली, या तो सिलाई करनी शुरू की थी है। अच्छा जनाब, फिर इसके बाद मैंने इसकी साइड की फ़िटिंग कर डाली थी और चौक और दामन को फोल्ड कर रही थी। अच्छा, अक्सर बहनें अभी भी मुझसे यही सवाल करती हैं कि आप इसके अंदर जो डबल साइडेड टेप लगाती हैं वो परमानेंट है, तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि कहाँ से आप लोगों ने ये देख ली हैं चीज़ें कि डिस्पोजेबल ड्रेसेस होते हैं। डिस्पोजेबल ड्रेसेस वो होते हैं जो आपने प्लास्टिक के बनाए हुए होते हैं या बहुत फैंसी होते हैं, जिन्हें आप ड्राई क्लीन कराती हैं, लेकिन उनके ऊपर भी स्टिचिंग होती है, उनको भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से फ़िक्स किया जाता है, या तो तुरपाइयों से या सिलाइयों से, ग्लू की मदद से भी नहीं ना किया जाता। तो अक्सर आपने मुझे देखा तो है कि मैं इसके अंदर डबल साइडेड टेप को फ़िक्स कर देती हूँ, लेकिन आपने वो चीज़ें नहीं देखी ऑफ द कैमरा कि मैं उसे तुरपाई भी करती हूँ। तो तुरपाई करना मस्ट है। कोई भी बुकरम ऐसी नहीं बनी है जो कि कपड़ों को आपस में चिपका दे और आप दावा कर दें कि हाँ जी अब मशीन में डाल के रगड़े लगा लो और फिर हाथों की मदद से। इवन के डबल साइडेड टेप का तो मैंने आप लोगों को ड्रेसिंग में यहाँ पे या शायद यहाँ पे भी दिखाया है। इवन कि जो ड्रेस मैंने पहना है इसका भी शायद मैंने आपको दिखाया था कि इसके दामन से खुल गया, या फिर एक और ड्रेस पे दिखाया था। हैंड वॉश से भी कोई इतनी परमानेंट चीज़ थोड़ी ना है, वो तो एक ऐसी चीज़ है जैसे देखें लीलन है, हाथ में कहाँ पकड़ के तुरपाई करते रहेंगे। तो उसके लिए एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है कि आपको फ़िक्स करके दे देती है, आप उसके ऊपर तुरपाई कर लो ताकि आपको बार बार कपड़ा फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। बस इतना सा बता सकती हूँ। अब हर बहन हर वीडियो देखती भी नहीं है और फिर बाद में ऐसे क्वेरीज़ आते हैं तो मुझे शदीद किस्म का अजीब सा लगता है अब तो, क्योंकि हर दूसरा बंदा अब डबल साइडेड टेप लगा रहा है। फिर मैं कहती हूँ चलो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया में जिन्हें हमें भी नहीं पता और बाकी बहुत सारे लोगों को पता होता है। तो पहली दफ़ा का
इल्म होना चाहिए। बहरहाल जी, अब मैंने इसमें डबल साइडेड टेप लगा देनी है। पहले तो मैंने सोचा था कि मशीन की सिलाई लगा लूँगी, फिर जब मैंने कपड़े की नोयत देखी तो इस पर सिलाई लगने से मुझे लग रहा था कि इसकी फ्लैक्सिबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा असर आना है। फिर वेले बह के तो मैं अद्धे घंटे तुरपाइयाँ कर लिया सीगियाँ। बहरहाल ये सूट मैं पूरा कंप्लीट कर लिया है और फिर जनाब इसको मैं पलटा के देख रही थी। अब आखिर में इसकी रह गई थी स्लीव्स, और स्लीव्स के ऊपर चूँकि मैंने हैवी एम्ब्रॉयडरी कराई है वो आपको दिखाना लाजमी बनता था। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि डबल साइड टेप लगा के अभी मैं आपको ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की कुर्ती है, इसकी लेंथ 38 इंचज़ तैयार हुई है। करनी मुझे 40 थी, लेकिन जिन साहब ने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है उन्होंने थोड़ा जिहा वक्ता पा छड़िया मैनू, लेकिन चूँकि ये लीलन तो नुमा कपड़ा है तो इन्हें टल्ला कढ़ाई है, और इसको मैंने पहले श्रिंक कर लिया था। ये भी मैं आपको बता दूँ, कढ़ाई पे देने से पहले श्रिंक कर लिया था। अब बारी आती है जनाब कि हम बाजुओं को किस तरीके से लेके चलेंगे। इसकी कढ़ाई के ऊपर बहनों ने कहा था, तो मैंने इसका कार्ड इन अंकल का कार्ड ढूंढने की कोशिश की है तो मुझे मिला नहीं है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बहादराबाद जाऊंगी इनकी वीडियो बना दूंगी, साथ में मैं इनकी शॉप नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जिनको एम्ब्रॉयडरी करानी, क्योंकि बहादराबाद बहुत सारे लोगों का सेंट्रल पॉइंट है, वो वहाँ जाते हैं कराची वाले, नहीं तो बाहर के मुल्क में भी होते हैं ना। तो ऐसा होता है कि वो पाकिस्तान वालों से काम करवा रहे होते हैं, तो फिर कराची में ये वाली मार्केट एक मैं समझती हूँ कि कढ़ाई के हिसाब से ज़बरदस्त है। मैंने एक और ड्रेस भी कढ़ाई करवाई थी, तो वो जो जंजीरी टांके वाली होती है ना, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई करके देते हैं। बहरहाल जी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो गई हैं। इसी दौरान हम लोगों ने स्लीव्स को आयरन कर लिया है, और आयरन करने के बाद इसका सेंटर करना है। बस एक चीज़ की दिक्कत हुई है, एक लीलन का और सूट है काले रंग का, वो जब मैं स्टिचिंग आपसे शेयर करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। अच्छा खासा ब्लंडर हो गया उसके अंदर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अक्ल आ गई, मुझे कपड़ा दोबारा मिल गया। वो मैं सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगी। और ऐसा नहीं करना आप लोगों ने मेरी तरह वाला काम कि बस कपड़ा दे के भूल जाना है। जैसे भी हो ना, आप जब कढ़ाई के लिए दें तो मतलब हफ़्ते 2 हफ़्ते टाइम आपको देते हैं तो बीच में एक आध विज़िट कर लिया करें ताकि वो परेशानी ना हो। इन्होंने क्या किया कि ये कढ़ाई एक बाजू पे थोड़ी सी ऊपर कर दी, थोड़ी सी नीचे, और दूसरी ये कि मैंने मतलब बाजू का तो एक एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से कपड़ा दिया हुआ था ना, तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि इसमें से मैं बाजू छोटी कर लेती, कफ़ लगा लेती। क्यों कफ़ लगाती जब मैंने इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनवाया है। बहरहाल जी, हो गया, मामला तय हो गया, कोई इतना बड़ा इशू नहीं बना। लेकिन फिर भी एक दफ़ा अगर अपनी बात बता दी जाए ना, तो दूसरी दफ़ा फिर बहुत केयरफुल होकर अगला बंदा काम करता है। तो चलें, बाजुएं हमने काटू कर ली हैं। बाजू के आगे मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा था फोल्ड करने के लिए, ये वाला हिस्सा यहाँ से फोल्ड होगा। फिर मैंने आर्म होल के हिसाब से इसकी गुलाई देखी थी, फ्रंट की तरफ से 8 इंच की चौड़ी बाजुएं रखी हैं। एंड दिस इज़ द कंप्लीट लुक ऑफ कुर्ती। बटन मैंने आपको ड्रेसिंग में यहाँ पे बता दिए थे कि किस तरह के लगे हैं, और ये बनी है जनाब पूरी की पूरी कमीज़। तुरपाइयाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ ही कर दी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुरपाइयाँ छोड़ दूँ। और ये है कंप्लीट लुक। प्यारा लगा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सा ड्रेस लगा है। अब इसके साथ टाई डाई दुपट्टा जब बनवाऊंगी तो किसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। शलवार इसके साथ फर्शी शलवार बनवाई गई है, बस ये एक ही फर्शी शलवार बननी है, इसके अलावा मज़ीद कोई और इसका ड्रेस नहीं, क्योंकि ट्रेंड में था तो शौक़ था। बैक के ऊपर ये इतना सा बंच बना था, और ये है इस्त्री इसलिए नहीं कि मैंने इसे दोबारा थैली में डाल देना अब जिसका ये ड्रेस है खुद ही कड्डे पाए, नो इस्त्री करे थे पाए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।